नमस्कार। आज हम पृथ्वी की बहुत बहुत गहराई में उतर रहे हैं, एक ऐसे आइडिया पर बात करने के लिए जो शायद हमारी ऊर्जा की सारी जरूरतें पूरी करने का तरीका ही बदल दे। हाँ, नमस्कार। सोचिए, पृथ्वी का जो एकदम तपता हुआ भीतरी कोर है, उससे सीधे बिजली बनाना। सुनने में तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम एक लेख हार्नेसिंग अर्थ्स इनर कोर हीट फॉर इलेक्ट्रिसिटी उसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हकीकत बन सकता है। सही। हमारा मकसद है इस विशाल मतलब लगभग अंतहीन साफ ऊर्जा के स्रोत की क्षमता को समझना और वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इसे मुमकिन बना रही हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सिर्फ कोई दूर का सपना नहीं रह गया है। हाँ, और ये आंकड़ा देखिए, पृथ्वी हर सेकंड करीब 47 टेरावाट गर्मी बाहर फेंकती है। ये तो चौंकाने वाला है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ऊर्जा है ये। पारंपरिक जियोथर्मल तो इसका मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है। हाँ, वो तो है। आज बात होगी सतह से कई किलोमीटर नीचे जाने की, सैकड़ों किलोमीटर गहरे। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। हाँ, और जैसा मैंने कहा, ये अब सिर्फ सपना नहीं है। हम असल में एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां इंजीनियरिंग और विज्ञान मिलकर आप कह सकते हैं पृथ्वी की इस अंदरूनी भट्टी को एक काम लायक ऊर्जा स्रोत बनाने में लगे हैं। ये तो मानवता के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि हम तकनीक की गहराइयों में जाए, ये समझना जरूरी है कि पृथ्वी के अंदर आखिर इतनी गर्मी आती कहाँ से है। मतलब ये लगातार बनी कैसे रहती है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही गर्मी तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का आधार है। देखिए, इसके दो मुख्य स्रोत हैं। दो? अच्छा। पहला है रेडियोधर्मी क्षय, मतलब रेडियो एक्टिव डीके। पृथ्वी के मैंटल और क्रस्ट में यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम जैसे वो रेडियोधर्मी तत्व मौजूद हैं। हाँ, सुने हैं इनके बारे में। तो ये तत्व अरबों सालों से धीरे धीरे आप कह सकते हैं टूट रहे हैं, क्षय हो रहे हैं, और इस प्रोसेस में लगातार गर्मी छोड़ते रहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का कुदरती परमाणु रिएक्टर हुआ जो हमारे पैरों के नीचे चल रहा है। बिल्कुल सही, एक धीमा पर लगातार चलने वाला प्राकृतिक रिएक्टर। तो मतलब पृथ्वी खुद ही लगातार गर्मी पैदा कर रही है। हाँ, और दूसरा स्रोत भी है, वो है आदिम गर्मी या प्राइमोर्डियल हीट। आदिम गर्मी, ये क्या है? ये वो गर्मी है जो पृथ्वी के बनने के समय से ही अंदर फंसी हुई है। जब ग्रह और चट्टानें टकराकर पृथ्वी बनी थी, तब बहुत ही जबरदस्त तापमान पैदा हुआ था। अच्छा, शुरुआत की गर्मी। हाँ, वही। उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी पृथ्वी के कोर में कैद है। कोर का तापमान आप अंदाजा लगाइए 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। 5000 डिग्री? ये तो सूरज की सतह जितना गर्म हुआ। बिल्कुल। और दबाव सतह से लाखों गुना ज्यादा। इसके ऊपर जो निचला मेंटल है, वो वैसे तो ठोस चट्टान है, पर इतनी गर्म है कि वो शहद जैसे गाढ़े तरल की तरह बर्ताव करती है। कमाल है। तो हमारे पास गर्मी का एक बहुत बड़ा भंडार है, जो ना मौसम पर निर्भर करता है, ना दिन रात पर, हमेशा मौजूद। ये जानना ही अपने आप में हैरत अंगेज है। तो हम जो पारंपरिक जियोथर्मल ऊर्जा के बारे में सुनते आए हैं, वो इस अल्ट्रा डीप जियोथर्मल से अलग कैसे है? पारंपरिक तरीके से तो बिजली बनी रही है कुछ जगहों पर। हाँ, पारंपरिक जियोथर्मल एक जाने-मानी तकनीक है। उसमें हम जमीन में कुछ किलोमीटर तक ड्रिल करते हैं, बस कुछ किलोमीटर। हाँ। जहां जमीन के नीचे का पानी गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है और भाप या गर्म पानी बन जाता है। फिर उसे बाहर निकालकर टरबाइन घुमाते हैं। आइसलैंड वगैरह में तो काफी होता है ये। हाँ, आइसलैंड, कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर ये काफी सफल है, लेकिन इसकी एक सीमा है। ये वहीं काम करता है जहां गर्मी सतह के ठीक ठाक करीब हो, हर जगह नहीं। अल्ट्रा डीप का लक्ष्य है बहुत बहुत ज्यादा गहराई तक जाना। हम बात कर रहे हैं 10 से 20 किलोमीटर या शायद उससे भी ज्यादा की। 10 से 20 किलोमीटर? हाँ, इतनी गहराई पर तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, सैकड़ों डिग्री सेल्सियस। यहाँ हमें सीधे उन बेहद गर्म सूखी चट्टानों तक पहुंचना है। मतलब वहाँ पहले से पानी या भाप का होना जरूरी नहीं? जरूरी नहीं है। आइडिया ये है कि हम इतनी गहराई से इतनी ज्यादा गर्मी निकालें कि ये सिर्फ कुछ खास इलाकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ऊर्जा स्रोत बन सके। इसमें इतनी क्षमता है कि ये जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर दे। 10-20 किलोमीटर गहराई पर तापमान 400-500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा? बाप रे! इतने ज्यादा तापमान और दबाव पर क्या पानी का बर्ताव भी बदल जाता है? मैंने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का जिक्र सुना था कहीं। ये क्या चीज है और ये जरूरी क्यों है? हाँ, आपने सही सुना। ये इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही क्रांतिकारी पहलू है। देखिए,
जब पानी को बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर ले जाया जाता है, करीब 374 डिग्री सेल्सियस और 220 बार प्रेशर से ऊपर, जो इतनी गहराई पर मिल जाएगा आसानी से। हाँ, 10-20 किलोमीटर पर ये स्थितियां आराम से मिल जाती हैं, तो पानी एक सुपर क्रिटिकल अवस्था में पहुंच जाता है। सुपर क्रिटिकल मतलब न तरल न गैस। हाँ, ये एक अलग ही अवस्था है, न पूरी तरह लिक्विड न पूरी तरह गैस, बीच की। अच्छा, और इस अवस्था का फायदा क्या है? क्यों चाहिए हमें ये? फायदा ये है कि सुपर क्रिटिकल पानी की खासियत है कि ये सामान्य भाप के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊर्जा सोख सकता है और उसे ढो सकता है। अच्छा, ज्यादा एनर्जी। हाँ, इसकी डेंसिटी मतलब घनत्व तो तरल जैसी होती है, लेकिन ये गैस की तरह बह सकता है और फैल सकता है। सोचिए, पानी एक तरह का सुपरचार्ज्ड एनर्जी कैरियर बन गया है। सुपरचार्ज्ड पानी। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये कि एक ही कुएं से पारंपरिक जियोथर्मल सिस्टम के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। 5 से 10 गुना ज्यादा। हाँ, और ये चीज अल्ट्रा डीप प्रोजेक्ट्स को आर्थिक रूप से ज्यादा व्यावहारिक बनाती है। कम कुओं से ज्यादा ऊर्जा मतलब कम लागत और जमीन पर भी कम दखलंदाजी। ठीक है, तो ज्यादा गहराई मतलब ज्यादा गर्मी और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड से ज्यादा ऊर्जा निकालने की क्षमता। लेकिन इतनी गहराई तक पहुंचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी ना। 10-20 किलोमीटर, वो भी कठोर चट्टान को भेदना इतने गर्म माहौल में। पारंपरिक ड्रिलिंग की तकनीकें तो शायद फेल हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये शायद सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। पारंपरिक रोटरी ड्रिल बिट्स होते हैं जो घूमकर चट्टान काटते हैं। हाँ, वो गोल घूमने वाले निकालने पड़ते हैं। इसमें बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। समझ गया। यहीं पर जरूरत पड़ती है नई बिल्कुल क्रांतिकारी ड्रिलिंग तकनीकों की। तो पारंपरिक ड्रिलिंग की ये सीमाएं तो समझ आ गईं, पर इन्हें पार कैसे किया जा रहा है? क्या नई सोच है? क्या टेक्नोलॉजी आ रही है? हाँ, यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प काम हो रहा है। एक प्रमुख तकनीक है जायरोट्रॉन संचालित ड्रिलिंग, जायरोट्रॉन पावर ड्रिलिंग। जायरोट्रॉन? ये क्या है? सोचिए, एक तरह की बहुत शक्तिशाली माइक्रोवेव बीम का इस्तेमाल करना। माइक्रोवेव जैसे ओवन में होती है? हाँ, लेकिन कहीं ज्यादा शक्तिशाली। ये किरणें चट्टान को छूती नहीं हैं, बल्कि सीधे उसे पिघलाकर या भाप बनाकर रास्ता बनाती हैं। इसे मिलीमीटर वेव तकनीक भी कहते हैं। बिना छुए चट्टान को पिघलाना? जी। शुरुआती प्रयोग दिखाते हैं कि ये पारंपरिक ड्रिलिंग से कई गुना तेज हो सकती है। ये चट्टान को फिजिकली काटने के बजाय उसे एनर्जी से भेदती है। माइक्रोवेव से चट्टान तोड़ना सुनने में तो बिल्कुल भविष्य की तकनीक लगती है, पर क्या ये वाकई काम कर रही है जमीन पर? हाँ, इस पर काम चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट्स में इसका परीक्षण हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, लेजर और प्लाज्मा ड्रिलिंग जैसी तकनीकें भी विकसित की जा रही हैं। लेजर से? हाँ, इनमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करके चट्टान को पिघलाया जाता है। साथ ही मटेरियल साइंस में भी तरक्की हो रही है। सिंथेटिक डायमंड से बने नए तरह के ड्रिल बिट्स आ गए हैं जो ज्यादा तापमान और दबाव झेल सकते हैं। अच्छा। इन सभी तकनीकों का लक्ष्य एक ही है, गहराई तक तेजी से और कम खर्च में पहुंचना। और इन्हें स्वायत्त मार्गदर्शन प्रणालियों यानी ऑटोनॉमस गाइडेंस सिस्टम्स के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि मीलों गहरे बोरहोल एकदम सटीक खोदे जा सकें, टेढ़े मेढ़े ना हों। ये सब तो ठीक है, पर इतनी गहराई पर जहाँ कोई इंसान तो जा नहीं सकता, वहाँ इन मुश्किल मशीनों को चलाना, उनकी देखरेख करना, ये सब कैसे होगा? क्या यहाँ रोबोटिक्स और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आता है? बिल्कुल, यहाँ इनकी भूमिका बहुत अहम है। मनुष्य इतने गहरे, इतने गर्म और इतने ज्यादा दबाव वाले माहौल में काम कर ही नहीं सकते। यहीं पर रोबोटिक्स और एआई जरूरी हो जाते हैं। कैसे? क्या करेंगे रोबोट्स? आप कल्पना कीजिए स्वायत्त ड्रिल ट्रेन की, ऑटोनोमस ड्रिल ट्रेन्स। ये एक तरह के रोबोटिक सिस्टम होंगे जो बोरहोल में नीचे जाएंगे और ड्रिलिंग के उपकरण, सेंसर, मरम्मत के औजार सब ले जाएंगे। अच्छा, खुद ही नीचे जाकर? हाँ, वे ड्रिल बिट बदलने, नए सेंसर लगाने या कोई छोटी मोटी मरम्मत करने जैसे काम खुद ही कर सकेंगे। हमें बार बार पूरे ड्रिल स्ट्रिंग ऊपर नहीं लानी पड़ेगी। और एआई, वो इसमें क्या मदद करेगा? सिर्फ रोबोट चलाने में? नहीं, एआई का काम उससे कहीं ज्यादा होगा। एआई सिस्टम लगातार ड्रिलिंग के दौरान जो भी डेटा मिलेगा, जैसे भूकंपीय तरंगें, तापमान, दबाव, चट्टान कितनी सख्त है, उसका रियल टाइम में विश्लेषण करेगा। अच्छा, डेटा एनालिसिस। हाँ, और उस एनालिसिस के आधार पर
एआई बता सकता है कि चट्टान आगे कैसे टूटेगी, कहाँ कोई खतरा हो सकता है जैसे कोई गैस पॉकेट या कमजोर जोन, और ड्रिलिंग के रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए गाइड भी कर सकता है। मतलब रास्ता भी बताएगा। बिल्कुल। भविष्य में तो स्वमरम्मत इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सेल्फ हीलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है। मतलब बोरहोल की जो लाइनिंग होगी वो ऐसी स्मार्ट सामग्री से बनी हो कि अगर कोई दरार आए तो वो खुद ही फैलकर या सिकुड़कर उसे बंद कर दे। अरे वाह! ये सब मिलकर डाउन टाइम कम करेंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे और इस बड़े लक्ष्य को पाने की रफ्तार तेज करेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हमने सफलतापूर्वक इतनी गहराई तक ड्रिल कर लिया, सुपरहीटेड चट्टानों तक पहुंच गए। अब इस गर्मी को सतह पर लाकर बिजली में कैसे बदलेंगे? क्या तरीका वही पारंपरिक जियोथर्मल वाला है? मूल सिद्धांत तो वैसा ही है, लेकिन क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कहीं ज्यादा प्रभावी है। यह आमतौर पर एक बंद लूप प्रणाली होती है, मतलब क्लोज लूप सिस्टम। बंद लूप कैसे काम करता है? इसके 4 मुख्य स्टेप समझ लीजिए। एक कुएं से ठंडा पानी या कोई खास वर्किंग फ्लूइड बहुत ज्यादा दबाव पर नीचे चट्टानों तक भेजा जाता है। ठीक है, पानी नीचे गया। दूसरा, निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। नीचे ये तरल पदार्थ उन बेहद गर्म चट्टानों में बनी दरारों से गुजरता है। प्राकृतिक दरारें हों या हमने बनाई हों, वहां ये बहुत तेजी से गर्म होकर सुपर क्रिटिकल अवस्था में पहुंच जाता है और ढेर सारी गर्मी सोख लेता है। सुपरचार्ज हो गया मतलब। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, बिजली उत्पादन। ये गर्म हाई प्रेशर वाला सुपर क्रिटिकल फ्लूइड अब दूसरे कुएं से सतह पर लाया जाता है। वहां ये या तो सीधे एक खास तरह की टरबाइन को चलाता है जो इतना तापमान झेल सके। हाँ, 500 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ऐसी टरबाइनें जो इतने उच्च तापमान पर काम करने के लिए बनी हो, या फिर ये एक हीट एक्सचेंजर के जरिए किसी दूसरे तरल पदार्थ को गर्म करता है और वो दूसरा तरल पदार्थ फिर टरबाइन चलाता है। अच्छा, 2 तरीके हैं। जी। और चौथा स्टेप है पुनः इंजेक्शन, री इंजेक्शन। टरबाइन चलाने के बाद जो तरल पदार्थ अब ठंडा हो गया है उसे वापस इंजेक्शन वाले कुएं में भेज दिया जाता है और ये चक्कर चलता रहता है। अच्छा, तो ये एक बंद लूप है, पानी बार बार इस्तेमाल होता है। हाँ, इसीलिए इसमें पानी की खपत बहुत कम होती है और क्योंकि कुछ जल नहीं रहा तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी लगभग शून्य होता है। और जैसा आपने पहले इशारा किया था, इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये लगातार बिजली दे सकता है, सौर या पवन ऊर्जा की तरह रुक रुक कर नहीं। बिल्कुल, ये बेसलोड पावर का एक शानदार स्रोत बन सकता है। मतलब ऐसी बिजली जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हो। ये हमारे पावर ग्रिड को स्थिरता दे सकता है, खासकर तब जब हम सौर और पवन जैसे स्रोतों पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, जो रुक रुक कर चलते हैं मौसम के हिसाब से। ये सब सुनने में तो वाकई क्रांति जैसा लगता है, पर जाहिर है राह में मुश्किलें भी होंगी। क्या है सबसे बड़ी चुनौतियां, क्या रुकावटें? हाँ, बिल्कुल। ये राह आसान नहीं है, कई महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। एक तो है सही जगह चुनना। सही जगह मतलब आदर्श स्थान वो है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं या जहां ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि वहां गर्मी सतह के ज्यादा करीब होती है। ड्रिलिंग कम करनी पड़ती है। लेकिन वही जगहें तो भूकंप के लिहाज से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। बिल्कुल सही, यही पेच है। वो इलाके भूकंपीय रूप से भी ज्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर ड्रिलिंग करने से पहले बहुत बहुत सावधानी से जोखिम का मूल्यांकन करना पड़ता है। क्या इतनी गहरी ड्रिलिंग से भूकंप का खतरा बढ़ सकता है? ये चिंता तो लोगों को होगी ही। हाँ, एक जायज चिंता है। गहरी ड्रिलिंग और खासकर जब पानी को बहुत ज्यादा दबाव पर नीचे इंजेक्ट किया जाता है तो उससे प्रेरित भूकंपीयता या इंड्यूस्ड साइस्मिसिटी हो सकती है। मतलब छोटे छोटे झटके महसूस हो सकते हैं। छोटे झटके, बड़े भूकंप का खतरा? देखिए, बड़े भूकंपों का खतरा कम माना जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए लगातार निगरानी और अनुकूली पंपिंग प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। अनुकूली पंपिंग मतलब पानी इंजेक्ट करने का जो दबाव और रफ्तार है उसे रियल टाइम डेटा के आधार पर घटाया बढ़ाया जाता है ताकि चट्टानों पर तनाव एक खतरनाक लेवल तक ना बढ़े, सब कुछ नियंत्रण में रहे। अच्छा, कंट्रोल रखना जरूरी है। और पैसों का क्या, आर्थिक पहलू? क्या ये तकनीक बहुत महंगी है? देखिए, शुरुआती लागत तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है।
मीलों गहरी ड्रिलिंग, वो भी इन नई महंगी तकनीकों से, फिर पावर प्लांट बनाना, इसमें भारी निवेश लगता है। तो ये आम इस्तेमाल में कैसे आएगी? इसे आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए सरकारी मदद, सब्सिडी, उद्योगों के बीच तालमेल और जानकारी साझा करने की जरूरत होगी। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बेहतर होगी और ज्यादा प्रोजेक्ट्स लगेंगे, उम्मीद यही है कि लागत कम होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमने सौर और पवन ऊर्जा के साथ देखा है, पहले वो भी बहुत महंगे थे। हाँ, वो तो है। अच्छा, एक और चुनौती जिसका आपने पहले जिक्र किया था, मटेरियल साइंस, सामान। क्या हमारे पास ऐसी धातुएं या सामग्रियां हैं जो इतने ज्यादा तापमान, दबाव और शायद क्षरण को, मतलब कोरोजन को लंबे समय तक झेल सकें? बोरहोल के अंदर, टरबाइन में? हाँ, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। टरबाइन के ब्लेड्स, बोरहोल की केसिंग, पंप, इन सब को सोचिए कितनी भयानक परिस्थितियों का सामना करना है। अत्यधिक गर्मी, दबाव, केमिकली एक्टिव तरल पदार्थ और यहाँ तक कि रेडियोधर्मिक क्षय से निकलने वाली रेडिएशन का भी असर हो सकता है। बाप रे। इससे थर्मल थकान हो सकती है, मतलब बार बार गर्म और ठंडा होने से मटेरियल कमजोर हो जाता है, और क्षरण यानी जंग लगना या गलना तो है ही। तो इसका हल क्या है? इसके समाधान के लिए नई तरह की सामग्रियां खोजी जा रही हैं, जैसे उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु, हाई एंट्रोपी एलॉयज और खास तरह की सिरेमिक कोटिंग्स। इन पर रिसर्च चल रही है ताकि ऐसी चीजें बनाई जा सकें जो इन मुश्किल हालात में ज्यादा समय तक टिकें। तो आप देख सकती हैं, इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए अलग-अलग फील्ड के विशेषज्ञों, भूवैज्ञानिक, इंजीनियर, मटेरियल साइंटिस्ट, एआई एक्सपर्ट और पॉलिसी बनाने वालों को मिलकर काम करना होगा। इतनी सारी चुनौतियां गिना दी आपने। इनके बावजूद क्या जमीनी स्तर पर कोई असली प्रगति हो भी रही है, या ये सब अभी भी लैब में या कंप्यूटर पर ही चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कागजों पर है। वास्तविक प्रगति हो रही है। जैसे प्रयोगशालाओं में सुपर हीटेड चट्टानों को नियंत्रित तरीके से तोड़ने के प्रयोग सफल रहे हैं। ये जरूरी है ताकि गर्मी निकालने के लिए रास्ते बन सकें। अच्छा, लैब में सफलता मिली है? हाँ, और कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स में जायरोट्रॉन या ऐसी ही दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके 5 से 10 किलोमीटर गहरे परीक्षण कुएं खोदे जा रहे हैं। जमीन पर भी काम शुरू हो गया है? जी हाँ, और सबसे अहम बात, कुछ शुरुआती कमर्शियल सुपरक्रिटिकल जियोथर्मल प्लांट असल में काम करना शुरू कर चुके हैं। सच में? बिजली बना रहे हैं? हाँ, ये अभी छोटे पैमाने पर हैं, ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन वे सफलतापूर्वक बिजली बनाकर ग्रिड में भेज रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि ये तकनीक काम करती है। हर ऐसी सफलता इस विश्वास को और पक्का करती है कि ये वाकई नवीकरणीय ऊर्जा का अगला बड़ा मोर्चा हो सकता है। तो अगर ये तकनीक सफल होती है और बड़े पैमाने पर इसे अपनाया जाता है, तो भविष्य कैसा दिख सकता है? इसका दूर तक क्या असर होगा? अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो इसका असर बहुत ही गहरा हो सकता है। आप कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां हमारी ऊर्जा की जरूरतें काफी हद तक पृथ्वी की अपनी अंदरूनी गर्मी से पूरी हो रही हों। हर जगह? हाँ, हर महाद्वीप अपने नीचे मौजूद इस स्रोत का इस्तेमाल कर रहा हो। हमारे पावर ग्रिड को 24/7 चलने वाली साफ बेस लोड बिजली मिल रही हो। दूर दराज के गांव भी अपने आसपास के छोटे जियोथर्मल प्लांट से आत्मनिर्भर हों। वाह। उद्योगों को जो गर्मी चाहिए वो सीधे जमीन से मिल रही हो। और जब हम इसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज या फिर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जैसी दूसरी तकनीकों के साथ जोड़ते हैं, तो अल्ट्रा डीप जियोथर्मल सचमुच एक शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पृथ्वी के नीचे ऊर्जा का एक विशाल, लगभग कभी ना खत्म होने वाला भंडार छिपा है। बिल्कुल। नई ड्रिलिंग तकनीकें, रोबोटिक्स, एआई, ये सब हमें इस खजाने तक पहुंचने के औजार दे रहे हैं। हाँ, रास्ते खुल रहे हैं। चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं, खासकर लागत, सुरक्षा और सही मटेरियल ढूंढने को लेकर, लेकिन शुरुआती सफलताएं दिखने लगी हैं। ये पारंपरिक जियोथर्मल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और इसमें हमारी पूरी ऊर्जा व्यवस्था को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। बिल्कुल, ये सचमुच एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन जैसे जैसा हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, एक और दिलचस्प सवाल मन में आता है जो सिर्फ तकनीक से जुड़ा नहीं है। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि अगर ये तकनीक कामयाब हो जाती है और ऊर्जा पृथ्वी पर लगभग कहीं से भी, मतलब यूनिवर्सली उपलब्ध हो जाती है। सोचिए, किसी खास जगह पर तेल या गैस के भंडार होने की जरूरत खत्म हो जाती है, तो इसका भू राजनीति पर, जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। जब ऊर्जा के लिए देशों की एक दूसरे पर निर्भरता इतनी कम हो जाएगी,
तो दुनिया में शक्ति का संतुलन, देशों के आपसी रिश्ते, वो सब कैसे बदलेंगे? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। ऊर्जा की ऐसी सार्वभौमिक पहुंच दुनिया को किस तरह का नया आकार दे सकती है, ये सोचने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ा है आपने। आज इस बेहद दिलचस्प और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।